हम लेसन कक्षा 7 का लेसन नंबर 2 नए राज्य और उनके राज्य वो लेसन ख़त्म हो गया था। आज हम उनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये पाठ के बीच के प्रश्न है कि क्या आपके विचार से उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? तो उत्तर है, हमारे विचार से उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण नहीं था। भारत के कई गैर क्षत्रिय शासक हुए, जिनमें कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। इसके अतिरिक्त कई और भी शासक हुए जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उस दौर में भारत के अधिकांश शासक क्षत्रिय थे। तो क्वेश्चन क्या था? एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था। तो महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि बहुत सारे जो राजा थे वो क्षत्रिय नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। प्रश्न नंबर 2, प्रशासन का ये रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था? ये पेज नंबर 18 पे लिखा हुआ है। मध्यकाल में भारत में राजतंत्र कायम था। राजतंत्र में शासक वंशानुगत हुआ करते थे, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा होता था। लेकिन आज की प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार का गठन करते हैं। मध्यकाल में जनता किसी भी राजा का न तो चुनाव कर सकती थी और न ही उसे हटा सकती थी। तो प्रशासन का ये रूप आज की व्यवस्था के किन मायनों में भिन्न है? पहले कैसा का वो था शासन, राजतंत्र था। तो वहाँ पे एक राजा था, फिर उसका बेटा राजा बन जाता था, फिर उसका बेटा होता था वो राजा बनता था, इस तरह चलता था, वो वंशानुगत होता था। लेकिन आज की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? लोकतांत्रिक, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। मतलब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं। मध्यकाल में जनता किसी भी राजा को न तो चुनाव कर सकती थी और न ही उसे हटा सकती थी। मतलब मध्यकाल में चुनाव नहीं होते थे, बल्कि राजा का बेटा ही राजा बनता जाता था। इस तरह से चलता था। मानचित्र 1 को देखें और कारण बताइए जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। ये आपके पेज नंबर 21 पे आप मानचित्र को आपकी बुक में देख लेना। तो उत्तर है, 18वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के पूर्वार्ध तक कन्नौज भारत का राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। कन्नौज उत्तर भारत के मध्य में स्थित था। हाँ, 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के पूर्वार्ध तक कन्नौज क्या था? भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। कन्नौज जो है उत्तर भारत के मध्य में, मतलब ऊपर की तरफ से बीच में स्थित था। ऊपर उत्तर दिशा होती है, तो ऊपर से नीचे के बीच में स्थित है। इसलिए गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने लंबे समय तक कन्नौज के लिए संघर्ष किया। तो ये बीच में स्थित था। अब अगर किसी को भी दक्षिण में जाना है, पूर्व में जाना है, पश्चिम में जाना, तो बीच वाला भाग तो पार करना ही पड़ेगा। तो इसलिए गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने बहुत लंबे समय तक कन्नौज को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, जिससे इन शासकों का कन्नौज पर नियंत्रण कायम हो सके। मतलब वो कन्नौज पर अपना अधिकार जमा सके। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसकी चर्चा प्राय त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें 3 लोग राजा शामिल थे, 3 वंश के, एक गुर्जर प्रतिहार, एक पाल वंश और एक राष्ट्रवंश के। अगला प्रश्न है, प्राचीन मध्यकाल के राजाओं द्वारा कई तरह के दावे किए जाते थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? तो कई प्रशस्तियों में शासक कई तरह के दावे करते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में समुद्रगुप्त ने अपने प्रशस्ति में वर्णन किया कि आंध्र, सिंधु, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। इस तरह के दावे शासक अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित करने के लिए करते थे। मतलब उनका नाम रोशन हो, इस तरह के वो इसलिए दावे करते थे। प्रश्न नंबर 5, मानचित्र 1 को दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि चाहमानों ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। चाहमान दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। अब जो चाहमान थे ना, वो दिल्ली और अजमेर के, चाहमान एक तरीके से चौहानी थे, वो अपना विस्तार क्यों करना चाहते थे ये देखना है। तो ये चौहान जो है दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। या तो अब वो बीच में है, दिल्ली और अजमेर बीच में है, तो वो क्या चाहते थे कि पश्चिम और पूर्व की तरफ भी उनका नियंत्रण हो, उनका विस्तार हो। जो उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़ वालों से टक्कर लेनी थी। अब गुजरात में कौन से राजा का शासन था? चालुक्य वंश का शासन था, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गढ़ वालों का शासन था। तो इनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो चौहानों ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए साम्राज्य का विस्तार करना चाहा होगा। प्रश्न नंबर 6,
क्या आपको लगता है कि महिला इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता है? तो महिलाओं का सभा में भाग लेने का प्रमाण इतिहास के किसी साक्ष्य में नहीं मिला है। मतलब महिलाएं भी मतलब सभाओं में भाग लेती थी, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। चोल प्रशासन की कुछ समितियों में ही सदस्यों के चुनाव लॉटरी से किया जाता था, बाकी सदस्यों का चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता था। कुछ समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका सही है। अब है आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। ये तो पाठ के बीच के प्रश्न थे, अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। तो आपको जोड़ा बनाना है। गुर्जर प्रतिहार, तो ये कहाँ पे रहते थे ज़्यादा? गुजरात और राजस्थान में इनका विस्तार था। फिर है राष्ट्रकूट, यह है पश्चिमी दक्कन। पाल, इनका ये रहते थे बंगाल। और चोल, इनका साम्राज्य था तमिलनाडु में। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। आंसर ही बोला है मैंने। त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से? अभी ऊपर ही बताया था आपको। तो कौन कौन से लगे हुए थे तीन पक्ष? एक तो गुर्जर प्रतिहार, एक राष्ट्रकूट, एक पाल। ये तीनों राजवंश इसमें लगे हुए थे त्रिपक्षीय संघर्ष में। किसको जीतने के लिए? कन्नौज को जीतने के लिए। प्रश्न नंबर 3, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए क्या आवश्यक शर्तें होती थी? तो देखो, निम्न आवश्यक शर्तें होती थी। पहली, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। तो सबसे पहले सभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए जो भी उसमें बनना चाहता है तो ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व, मतलब राजा को भी कोई ना कोई टैक्स मिल सके। तो ऐसी ज़मीन का मालिक होना जरूरी होता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए था। उम्र 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। वेदों का ज्ञान, वेद जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनका ज्ञान होना चाहिए। ईमानदार होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होना चाहिए। मतलब ये सरकार से संबंधित जितने भी मामले होते हैं इन सब की अच्छे से जानकारी होना चाहिए। वही व्यक्ति चोल साम्राज्य में सभा की समिति का सदस्य बन सकता था। अगला है, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे? तो चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर, एक तो कन्नौज और दूसरा बनारस। तो आपको यहाँ पे 4 नाम दिए जा रहे हैं, कन्नौज, बनारस, इंद्रप्रस्थ और प्रयाग। आप चारों ही लिख लेना। आइए समझिए, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन में थे। मतलब राष्ट्रकूट भी एक वंश था। ये शुरुआत में था कर्नाटक में जो चालुक्य राजा थे ना, उनके अधीन काम करते थे, मतलब उनके अंडर में काम करते थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक दंतेदुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता से इनकार कर दिया। और 8वीं सदी के मध्य में क्या हुआ, एक राष्ट्रकूट शासक जो था दंतेदुर्ग, उसने क्या करा, चालुक्यों की अधीनता मतलब मानने से इनकार, मतलब वो चालुक्यों का काम नहीं करेगा ये मानने से मना कर दिया। बाद में चालुक्यों को उसने हराया और अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की। तो इस तरह से राष्ट्रकूट जो है वो शक्तिशाली बने। पहले तो वो चालुक्य राजाओं के अंडर में काम करते थे, लेकिन एक शासक आ गया दंतेदुर्ग, ये तो इसने लड़ाई करने की सोची, मतलब अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की सोची। तो इसने चालुक्यों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और चालुक्य को इसने हराया और अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की। प्रश्न नंबर 6 है, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? तो नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए निम्न कार्य किए। राजा लोग नए राजवंशों को अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। राजा लोग क्या करते थे, उनका जो नया राजवंश होता था उनको अपने मातहत या सामंत, मतलब उनको अपना सामंत, मतलब वो राजा के आसपास ही रहे, ऐसी मान्यता देते थे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। और ज़्यादा सत्ता और संपदा हासिल करने पर, मतलब ज़्यादा पैसा आने पर, शक्ति आने पर वो अपने सामंत क्या करते थे, अपने आप को मतलब नई उपाधि दे देते थे, महासामंत, महामंडलेश्वर या कुछ भी और भी उपाधियाँ दे देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे और कभी कभी बोलते थे कि हम अब किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा आ जाता था तब। और उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। और जो बड़े बड़े परिवार थे उनके पुरुषों ने भी क्या करा, राजशाही, मतलब वो भी राजा के समान जीवन जिए, उसके लिए उन्होंने सैन्य कौशल का भी इस्तेमाल किया। अगला प्रश्न है, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? तो तमिल क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का विकास निम्न प्रकार से हुआ। प्राकृतिक झीलों से सिंचाई की व्यवस्था की गई। अनेक नहरों को निर्मित किया गया। कई तालाबों और हौजों को निर्मित किया गया। अनेक क्षेत्रों में नए कुएं खुदवाए गए।
तो क्या हुआ, नहरें बनाई, प्राकृतिक झीलों से सिंचाई की, तालाब और हौज बनाए गए और अनेक क्षेत्रों में कुएं भी खुदवाए गए। प्रश्न नंबर 8, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियाँ जुड़ी हुई थी? तो चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। चोल मंदिर जो थे उनके आसपास जो बस्ती विकसित मतलब बस्तियाँ, छोटे छोटे गांव बसने लगे। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे और यहाँ पे अब मंदिर है तो लोग बाग घूमने आते थे, वहाँ पे शिल्प का भी उत्पादन होने लगा, मतलब हाथों से कारीगरी करने लगे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। और ये जो मंदिर थे इनको शासक राजा और बड़े बड़े जो राजा थे या बहुत सारे अन्य बड़े लोग थे उन्होंने उनको भूमि दी, इससे भी ये मंदिर संपन्न हो गए। मंदिर के लिए काम करने वालों में पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि प्रमुख थे। अब मंदिर के लिए जो काम करने वाले थे उसमें पुरोहित मतलब पंडित, माला बेचने वाले मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक, ये सब प्रमुख थे। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का ही केंद्र नहीं थे बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। आइए विचार करें। मानचित्र एक को दोबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उनमें कोई पुरानी राजशाहियाँ राज्यों के राज्य थी या नहीं। तो मानचित्र एक का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जिस राज्य में हम रहते हैं वहाँ इंद्रप्रस्थ नामक राजशाही स्थापित थी, जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। वर्तमान में इसको हम दिल्ली बोलते हैं, उसका पुराना नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ। तो वहाँ पे पहले इंद्रप्रस्थ नामक राजशाही स्थापित थी, क्योंकि हमारा केंद्र कौन सा है, दिल्ली। इसके अतिरिक्त अन्य राजशाही और वर्तमान प्रांत के नाम इस प्रकार हैं। राजशाही और वर्तमान प्रांत का नाम, गुर्जर प्रतिहार, ये रहते थे अभी वर्तमान में है गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश। पाल, जिसे पहले पाल बोला जाता था, अब है बंगाल और बिहार। उत्कल, उड़ीसा। पूर्वी चालुक्य, आंध्र प्रदेश। राष्ट्रकूट, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक। चोल, तमिलनाडु। चेर, केरल। पांड्य, दक्षिणी तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 10, जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उसमें उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह से अलग थे? वर्तमान समय के पंचायत चुनाव, उत्तर मेरूर के चुनाव में अंतर। वर्तमान समय के पंचायत चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनाव होता है, जबकि पहले के समय में लॉटरी पद्धति द्वारा विभिन्न समितियों के सदस्य चुने जाते थे। दूसरा, मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवारों को मत देता है और पहले क्या होता था, चुनाव पूर्ण रूप से प्रत्याशियों के भाग्य पर निर्भर करता था। आइए करके देखें। प्रश्न नंबर 11, इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिरों से अपने आसपास के किसी मौजूदा मंदिर की तुलना करें और जो समानताएं या अंतर आप देख पाते हैं उन्हें बताइए। तो असमानताएं, इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिर द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला द्वारा निर्मित है, लेकिन वर्तमान के अधिकांश मंदिर बेसर शैली स्थापत्य कला द्वारा निर्मित है। बेसर शैली में द्रविड़ और नागर शैली का सम्मिश्रण होता है। देखो, इस शैलियों में मंदिर बनते थे। द्रविड़ शैली मतलब दक्षिण की तरह से होती थी, दक्षिण के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में, लेकिन वर्तमान के अधिकांश मंदिर कौन सी शैली में है, बेसर शैली में। तो बेसर शैली में जो है द्रविड़ और नागर शैली दोनों का ही मिश्रण होता है। समानता है, इन दोनों मंदिरों में समानता यह है कि दोनों मंदिरों के गर्भगृह में ही मूर्ति स्थित होती है, मतलब मंदिर के अंदर जाकर ही मूर्ति स्थित होती है। प्रश्न नंबर 12, आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें। क्या यह नगद के रूप में है, वस्तु के रूप में है या श्रम सेवाओं के रूप में? वर्तमान समय में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के रूप में कर वसूल किए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर के रूप में आय कर, संपत्ति कर, उत्तराधिकारी कर, मृत्यु कर आदि, और अप्रत्यक्ष कर के रूप में उत्पादन शुल्क, बिक्री कर आदि। तो देखो, दो प्रकार के कर होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर के रूप में आ जाएगा आय कर मतलब जो इनकम टैक्स, संपत्ति कर, उत्तराधिकारी कर और मृत्यु कर, और अप्रत्यक्ष कर में आ जाएगा उत्पादन शुल्क, बिक्री कर आदि। वर्तमान समय में सभी कर नगद अथवा चेक द्वारा जमा किया जाता है और किसी भी कर का भुगतान वस्तु के रूप में अथवा श्रम सेवाओं के रूप में नहीं लिया जाता है। तो ये आपके कक्षा 7 के लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर हो गए। इन्हें आप कॉपी में नोट करें। धन्यवाद।